सर, इंडिया को बार बार सेटबैक्स मिल रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर, पाकिस्तान को सक्सेसेस मिल रही हैं। व्हाट इज हैपनिंग? देखिए ये सब दिस इज ऑल अ ड्रामा एंड आई विल टेल यू माय ओपिनियन। पहले तो आपको मैंने पहले बताया था कि पूरा गेम वेस्टर्न कंट्रीज का है, which began by partition of India in 1947 and it is continuing till today. पहले ब्रिटिशर्स कर रहे थे और अब अमेरिकन कर रहे हैं। और पूरा खेल ये है कि इंडिया शुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट like another China, because then it will become a big rival to Western industries. And with our cheap labor, we will undersell them and cause great harm to the industries. Thousands of Western industries will collapse and millions thrown out of employment. तो उसको रोकने के लिए they have to keep our Indian subcontinent divided and keep hostile to each other so that it सर, remains जो backward. अभी ट्रम्प ने जो फैसले किए, पाकिस्तान हम को उसी उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने बोला उसी कि हम आपके पास ऑयल को एक्सप्लोर करेंगे। अब इसका पार्टीशन से क्या ताल्लुक? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम पॉलिसी। आप समझिए ना, आई एम ट्राइंग लेट मी टेल यू। पहले तो आपको मैंने जनरली बता दिया कि पूरा खेल पहले अंग्रेजों का था, अब अमेरिकन का है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मस्ट बी केप्ट बैकवर्ड एंड relatively uh, much less industrialized, and it should not be allowed to be transformed into a modern industrial giant for which it has all the potential. It can become like another China within 15 years. तो उसको रोकने के लिए क्योंकि अगर नहीं रोका तो फिर देन इंडिया विल बिकम अ बिग राइवल टू वेस्टर्न इंडस्ट्रीज if we become a modern industrial giant, and with our cheap labor we will undersell them and destroy them. तो ये सबको रोकने के लिए लगातार सन 47 से लेके आज तक ये जो आपने अभी जिक्र किया है, जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किए हैं कि इंडिया पे 25% टैरिफ और पेनल्टीज ये सब लगा दिए, और उधर पाकिस्तान से के साथ कहा कि हम ट्रेड डील्स करेंगे और वी विल हेल्प यू डिस्कवर ऑयल सो दैट यू बिकम एन ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन एंड इवन सेल टू इंडिया। ये सब खेल वही चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को कीप देम हॉस्टाइल टू ईच अदर। they should not be allowed to reunite, which is bound to happen one day, but it will take time and great सर, sacrifices. इसके अंदर इंडिया का अपना रोल भी तो है। इंडिया ने पिछले कई सालों के अंदर ये कोशिश की कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आइसोलेट करे, टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा के और बाकी इल्ज़ामात लगा के। लेकिन अब इंडिया का वो सारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। भाई मैंने बताया फ्लॉप क्यों हो गया। इसीलिए फ्लॉप हो गया कि see, Pakistan is smaller, much smaller country than India, and also relatively weaker than India because it is smaller. तो अब पाकिस्तान को थोड़ा सा बिल्डअप करो ताकि इट बिकम इक्वल टू इंडिया, ताकि हॉस्टाइल रहें। भाई दो पहलवान होंगे तभी तो लड़ सकते हैं ना। तो इंडिया इंडिया को भी बिकॉज पाकिस्तान इज रिलेटिवली बैकवर्ड मच स्मॉलर देन इंडिया, तो उसको बिल्डअप करो ताकि वो बराबर लेवल पे इंडिया पाकिस्तान आ जाए और ताकि हॉस्टाइल एक दूसरे से लड़ते रहें। पूरा खेल यही है और सर, ये सब ड्रामा। इंडिया ने भी तो अमेरिका को बहुत यूज़ किया है अपना ट्रेड सरप्लस बढ़ाने के लिए। इंडिया ने अमेरिकन इंडस्ट्री को एक्सेस नहीं दी अपनी मार्केट तक। इंडिया वांटेड टू हैव बोथ वेज, बट इट डिडंट सक्सीड। देखिए मैंने बताया आपको कि ये सब कहने की बातें हैं, पूरा खेल ये है। मैंने आपको बता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खेल ये है कि हम लोग आपस में हॉस्टाइल रहे, हिंदू मुस्लिम हॉस्टाइल रहे एक दूसरे से, इंडिया पाकिस्तान हॉस्टाइल रहे एक दूसरे से। अब इंडिया में जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, अगेन डिवाइड एंड रूल। पूरा खेल यही है सन 47 से आज तक। ये जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किए हैं अभी कल कल परसों कि
पाकिस्तान को हम मतलब ट्रेड डील्स करेंगे और हेल्प करेंगे ऑयल डिस्कवरीज और ऑयल मेक इट ऑयल एक्सपोर्टिंग, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया के लेवल पे आ जाए, ताकि ये लोग लड़ते रहें। सर पाकिस्तान आप इंडिया समझिए को भी पूरा ऑयल खेल देगा? का। अरे भाई ये देगा, पहले है कहाँ ऑयल जो दोगे? ये तो कहा है ना कि इन्हें देखिए, ये तो झांसा देना हुआ ना कि वी विल मेक यू एन ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन। अरे तुम्हारा है कहाँ का? आई थिंक एवरी ड्रॉप ऑफ ऑयल यूज्ड इन पाकिस्तान इज इम्पोर्टेड। कोई आपकी ऑयल फील्ड्स हैं? अब वो ट्रम्प समुद्र में कहते हैं है ना? हम वी विल, कहा? समुद्र में। अरे यार समुंदर, तुम कहो कि वो चांद पे हैं, दे आर इन द मून, कुछ भी कह जाओ। सवाल ये है कि पहले ऑयल है कहाँ? आई थिंक यू इंपोर्ट 100% ऑफ योर ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इंडिया भी मे बी अराउंड 80% ऑफ ऑयल वी हैव टू इंपोर्ट। तो ये कहने की बातें। ऑयल देखिए, अब वो कह दिया कि हम वी विल हेल्प यू मेक डिस्कवरीज ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड देन वी विल मेक यू make Pakistan an oil exporting country which will even export to India। अब ये सब इंडिया को, इधर जो रेटोरिक हो गया है ट्रम्प का, जरा एंटी इंडियन हो गया। पहले प्रो इंडियन था, पहले तो हम जरा वी वर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर लाइक लवर्स। मगर इधर ये लवर्स में बड़ी बिकरिंग हो गई है। तो ट्रम्प लगता है, सी द होल गेम इज कि कीप इंडिया एंड पाकिस्तान हॉस्टाइल टू ईच अदर। और उसका तरीका है कि पाकिस्तान, क्योंकि छोट मच स्मॉलर देन इंडिया है एंड मोर बैकवर्ड देन इंडिया, तो पाकिस्तान को जरा अपलिफ्ट करो ताकि बराबर लेवल पे इंडिया के आए, ताकि ये लोग लड़ते रहें। पूरा खेल डिवाइड एंड रूल है। सर तो इंडिया को भी तो ये बात समझनी चाहिए कि वो रशिया से जब ऑयल खरीदता है तो वो रशिया की यूक्रेन के अंदर जो जंग चल रही है उसको बैंकरोल कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ट्रम्प का फिर तो क्लेम जो अरे है। उस जंग से यार हम लोग को क्या मतलब? रशिया और यूक्रेन में जंग चल रही है ना, इंडिया को मतलब है ना पाकिस्तान को मतलब। व्हाट हैव वी टू डू विद इट भाई? ये बिला वजह जोड़ दिया, उसके साथ जोड़ दिया कि हम 25% टैरिफ के अलावा हम पेनल्टी लगाएंगे इंडिया पे, क्योंकि इंडिया ऑयल ले रहा है और डिफेंस मटेरियल ले रहा है फ्रॉम रशिया एट द टाइम व्हेन रशिया इज किलिंग पीपल इन यूक्रेन। अब ये जोड़ दिया दोनों को। हमसे क्या मतलब? तुम लड़ रहे हो, रशियंस आर फाइटिंग यूक्रेनियंस, व्हाट हैव इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट टू डू विद इट? ट्रम्प मगर को वो तो मसला है ना, अमेरिकन को तो मसला है, अमेरिकन यूक्रेन को कोई सपोर्ट कर मसला रहे वसला हैं। नहीं है। अरे यार कोई मसला वसला नहीं है तो भाई, ट्रम्प की हर बात को डोंट टेक इट एट फेस वैल्यू। ड्रामा बहुत करता है ट्रम्प। ट्रम्प की बात, ट्रम्प बहुत ड्रामेटिस्ट है। क्या जाता है कुछ भी क्या जाओ, कहने में क्या रखता है? तो यूएस प्रेसिडेंट है। सर इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी इज लूजिंग सपोर्ट अरे भाई, लूजिंग सपोर्ट वेयर? इन इंडिया। भाई इंडिया में इधर जो मैंने देखा है, ये इंटरनेट पे कि क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अ, वो, एक तो वो अबाउट दिस ऑपरेशन सिंदूर की आपने, ट्रम्प ने कह दिया कि हमने दोनों को पीस पीस लिया है। तो आप ये क्यों नहीं, यानी जो पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सब और अदर कांग्रेस लीडर बोले कि आपने ट्रम्प का क्यों क्यों नहीं नाम लिया? मोदी से कहा कि आपने ट्रम्प का क्यों नहीं नाम लिया? और जो ये इधर टैरिफ्स लगाए गए हैं इंडिया पे, तो इस पे बड़े इंडियन ओपिनियन हॉस्टाइल हो रही है टुवर्ड मोदी। भाई बिकॉज यू सी 25% टैरिफ प्लस पेनल्टीज ऑल्सो फॉर टेकिंग ऑयल एंड वेपन फ्रॉम रशिया। तो इससे हमारी इकोनॉमी सफर करेगी, बिकॉज जो हम लोग का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में तो महंगा हो जाएगा। जब उस पर जैसे सपोजिंग कोई $10,000 का एक्सपोर्ट है, तो अब वो $1,250,000 का हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और महंगा हो जाएगा तब वो बिक्री कम हो जाएगी।
व्हेन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, सेल्स गो डाउन, तो हमारा तो एक्सपोर्ट सफर करेंगे। मेनी इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेनी अदर इंडस्ट्रीज विच एक्सपोर्ट अ लॉट टू अमेरिका, तो उनकी सेल्स कम हो जाएंगी। तो इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ दैट। तो इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी का बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन पब्लिक। मीडिया पे बहुत आ रहा है, न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस है, एंड न्यूज़पेपर which were sort of mainstream newspaper, which means either neutral or slightly pro मोदी, वो भी क्रिटिकल हो गए हैं कि साहब हम पे इतने टैरिफ्स लगा दिए, हमारा इतना इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। और तो ये दो इश्यूज पे क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी का। एक तो ये जो टैरिफ्स एंड पेनल्टी लगा दी ट्रंप ने ऑन सर इंडिया, और सर दूसरा कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने भारत के लोगों के साथ झूठ तो बोला ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सिंदूर एंड बुनियानुल मरसूस, के इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान पे बहुत अटैक किए, पाकिस्तान की एयर बेसेस तबाह की। हालांकि सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसने कितने जहाज मार गिराए भारत के। भारत सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर ले तो बात आगे बढ़ सकती है। तो अब दो चीजें हैं। एक तो जब ये पहलगाम में 26 हिंदू टूरिस्ट वर किल्ड, विद इन 1 आवर सारे टीवी चैनल, इंडियन टीवी चैनल बोलने लगे कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, एंड they brought many retired lieutenant generals on their show who started shouting we must attack Pakistan, start a war with Pakistan, हल्ला मचाने लगी। अच्छा, मेरी भी एक इंटरव्यू हुई, which you can see on my Facebook page, if you go on my Facebook page। वो नीलू व्यास है एक जर्नलिस्ट, उसने एंकर किया था एक शो, उसमें कई लोग आए थे, मुझे भी बोलने को कहा गया। तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि जिन लोगों ने वो हिंदू टूरिस्ट को मारा, ऑफ कोर्स इट वाज अ हीनस क्राइम, बट वो कौन थे भाई? वो तो जंगल में भाग गए। अब वो इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, कश्मीरी थे, क्या, वी डोंट नो, एंड perhaps we will never get to know। Then who supplied them weapons? Was there any mastermind behind them? कुछ नहीं मालूम। और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान। तो मैंने कहा ये रिमाइंड मी ऑफ टू पीसेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक तो वो शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर, शायद हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो उसमें क्या था, जब सीजर का असैसिनेशन हुआ, तो द रोमन पीपल वर वेरी एंग्री एट द assassination, and they came out on the streets to search for the assassin। So one of the assassins was a man called Sinha, Cinna। तो उन्होंने पकड़ लिया another man called Sinha, but he was Sinha the poet। तो वो चिल्लाने लगा, ऐसा मुझसे क्या मतलब, आई एम अ डिफरेंट सिन्हा, आई एम नॉट सिन्हा द assassin, आई एम सिन्हा द पोएट। तो रोमन मॉब ने कहा कि देन हैंग हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, यानी वो खराब शायरी लिखता है तो मारो, तो उसको मार डाला। यानी कहने का मतलब जो मॉब मेंटेलिटी होती है वो इमोशनल होती है, रैशनल नहीं होती। किसी को मारना है तो किसको मारना है, तो बेस्ट पर्सन इज पाकिस्तान। आपको, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं सर किया आप मुझे एक बात कि बताएं। पहली बात तो ये कि मीडिया के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट अ मॉब, दे आर नॉट इन द स्ट्रीट वन। लेट मी मेक माय आर्ग्यूमेंट। सॉरी आई डिडंट हियर यू। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट अ मॉब, दे आर नॉट अ मॉब। वो स्ट्रीट के अंदर बैठे हुए लोग नहीं हैं, वन। टू, कि व्हेन यू ब्लेम पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग, बाय यू आई मीन द इंडियन मीडिया एंड द इंडियन स्टेट, how can you expect कि Pakistan is going to respond in a benign manner to India or to Indian gestures? हमें तो फिर अपने आप को सिक्योर करना है एट एनी रेट। हम पार्टीशन को रिवर्स तो नहीं कर सकते। देखिए, आपने मुझे इंटरप्ट किया, मैं आई वाज अबाउट टू कंप्लीट व्हेन यू इंटरप्टेड, तो लेट मी कंप्लीट व्हाट आई वाज सेइंग। तो एक प्लीज। वन पीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने शेक्सपियर का जूलियस सीजर प्ले बताया कि रोमन मॉब ने कहा किसी को मारना है। अब कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है कि पहलगाम अटैक किसने किया,
विदाउट इन्वेस्टिगेशन आपने कहा पाकिस्तान को पीटो पाकिस्तान। पर दूसरा पीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो एलिस इन वंडरलैंड, आपने भी कहानी बचपन में शायद पढ़ी हो। उसमें एक क्वीन ऑफ हार्ट्स है, तो क्वीन ऑफ हार्ट्स के सामने कोई लाया जाता है तो कहती है ऑफ विद हिज हेड, सर काटो उसका। तो किसी ने कहा सर काटने के पहले सुनवाई का मौका तो दीजिए उसको, होल्ड अ ट्रायल। बोले नहीं वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो। तो हमने कहा वैसे ही हो गया, यानी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने किया चिल्लाना ही नहीं, आपने जंग छेड़ दी। तो मैंने कहा दिस काइंड। अच्छा, तो मैंने ये जो कई बार एक टीवी शो में, अरे साहब मेरी जो कंडेमनेशन हुआ कि यू प्रो पाकिस्तानी, यू एंटी नेट, मुझ पे अटैक। आई ओनली सेड कि भाई बिफोर कॉलिंग समबडी द कल्प्रिट, होल्ड एन इन्वेस्टिगेशन। इतना ही मैंने किया था, कहा और क्या कहा था, और मगर हम पे कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं प्रो पाकिस्तानी हूं। अच्छा, दूसरी आपने क्या बातें अभी कही? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया आगे तो नहीं बढ़ सकते। फिर तो हमारे अरे दरमियान यार, हॉस्टिलिटी ही होगी। जब आपका प्राइम मिनिस्टर समझ ही जब नहीं आती मैं क्या कहता हूँ। ये अच्छा। करवाया जाता है यार, वेस्टर्न पावर, डेवलप पावर विल मेक अस हॉस्टाइल टू ईच अदर। उनका बिकॉज दे होल फेयर, दे उनको खतरा है कि इंडिया एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बन जाए, अनदर चाइना। एक सर तो चाइना ने नाक पे दम कर रखा है सर तो और इंडियन दूसरा गवर्नमेंट में चाइना जो बन जाए। लोग इंडियन गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनके पास ए अपना यार, दिमाग। इंडियन गवर्नमेंट, यार तुमको कुछ समझिए, इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोथ रिप्रेजेंट फॉरेन पावर्स। आपके भी और हमारे भी सब दे आर एजेंट ऑफ फॉरेन पावर। कोई अपना हमारा देखिए, हम देखिए, आई एम अ मैन विद वेरी क्लियर व्यू। यू मे नॉट एग्री विद मी, perfectly fine, but I believe India and Pakistan are one country. We were artificially divided by the British rascals in 1947. This partition was a big fraud. It was based on the bogus two-nation theory, and we are bound to reunite. It will take time. देखिए मगर देखिए, हम लोग क्या कहा जाता है, सत्य में बड़ी शक्ति होती है, ट्रूथ हैज ग्रेट पावर। अगर मेरी बात सही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान है रियली वन कंट्री, तो आप आज मेरी बात न माने, कल न माने। वो उस दिन आपने वो आयशा जलाल की इंटरव्यू ली और उन्होंने मुझ पे कस के अटैक कर दिया कि ये वो जस्टिस का जो क्या 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 कहा मेरे खिलाफ। अरे भाई, बिना समझे हुए मैं कह क्या रहा हूँ, हम लोग 500 साल से भी वो वन कंट्री, फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल एम्पर अकबर, and we share the same culture. We look like each other. We speak much of, I'm not saying entire, much of the two countries speak the same language called Hindustani, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप इसको उर्दू कहते हैं, हम हिंदी कहते हैं, है ये हिंदुस्तानी। एंड कल्चर इज रियली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, नॉट ऑन रिलीजन। जो लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं वो उनका एक ही कल्चर होता है, उसी पे डेवलप करता है आर्ट एंड लिटरेचर एंड सो ऑन। तो लिहाजा हम लोग का कल्चर एक है, हम लोग एक हैं मुगल टाइम्स। ये तो अंग्रेजों की चाल थी ताकि इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट ऑफ विच इट हैज ऑल द पोटेंशियल। देखिए हमारे पास, मैं जाता हूँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अक्सर मेरे बच्चे हैं वहां, तो मैं अक्सर जाता हूँ अमेरिका, एंड आई एम इनवाइटेड बाय मेनी अमेरिकन यूनिवर्सिटी, बर्कले, स्टैनफोर्ड, ये लोग सब मुझे इनवाइट करते हैं टू गिव टॉक्स। तो मैंने वहां जाके बताया कि साहब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वी आर रियली वन कंट्री, ये सब अंग्रेजों की चाल थी। अच्छा, और मैंने देखा उन यूनिवर्सिटीज में दे आर फुल ऑफ engineers and professors of mathematics and engineering, साइंस, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भरे हुए हैं प्रोफेसर ऑफ मैथ, इंडियन एंड पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग साइंस। आप देखिए, आप तो रह रहे हैं बॉस्टन में, जाइए यूनिवर्सिटी में, इन ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी यू विल फाइंड इंडियन पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग। तो लिहाजा वी हैव ह्यूज टेक्निकल टैलेंट। तो एक 15 साल में वी विल बिकम अनदर चाइना।
मगर अगर ऐसा हो जाए तो वेस्टर्न इंडस्ट्री विल कोलैप्स, because with our cheap labor we will undersell them. You see, So, as sir, I told at you, the end of the day, it's all about money. It's all about wealth. It's all सब about. इकोनॉमिक्स है। देखिए, एक चीज मैंने आपको कहा बार बार और फिर कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। If you want to understand politics, you must understand economics. Otherwise, you will never understand what is going on in the world. पूरा खेल इकोनॉमिकल है। द वेस्टर्न इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में एक सीक्रेट रूल है, आई टोल्ड यू, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्री। अच्छा, Right, sir. Right. अमंग I द think अंडर I डेवलप्ड think I कंट्रीज, think we have सुनिए, covered this. मैं समझता हूँ हमें हमने इस एक पॉइंट बात को. यार बोलने दो, अमंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द मोस्ट डेवलप्ड इज इंडिया। बाय इंडिया आई इंक्लूड पाकिस्तान। It's the most developed of the underdeveloped, or be underdeveloped countries like Africa, Latin America, okay? But the most developed among the underdeveloped countries is, I mean, is India, which includes Pakistan, and we are on the verge of breaking into the ranks of the developed countries. हमारे पास हजारों बड़े ब्राइट इंजीनियर, एज आई टोल्ड यू, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भरे हुए हैं, इंडिया में है ब्राइट इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह। कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल में वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सब कॉन्टिनेंट इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। मगर ये हो जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज का तो कोलैप्स हो जाएंगी पूरी इकोनॉमी, क्योंकि वी विल सेल सेम high quality goods at half the price or one third the price because our labor is cheap. So they will oppose this transformation tooth and nail. तो ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये जो इनके लेटेस्ट स्टेटमेंट हुए हैं और अनाउंसमेंट हुए हैं कि हम पाकिस्तान को मदद करेंगे और इंडिया पे टैरिफ लगे, अगेन द सेम गेम की लड़वाओ, हॉस्टाइल कराओ इन दोनों, पूरा खेल ये। अरे भाई, सिंपल सी चीज है, तुम लोग को कभी खोपड़े में भेजा है कि गोबर भरा हुआ? बार बार मैं समझाता हूँ तुमको, घुसता ही नहीं, पेनिट्रेट नहीं करता, या एक कान से जाता है दूसरे कान से निकल जाता है, नथिंग रिमेन्स हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। देखो, अनलेस यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, you will never be able to understand politics, Sir, because as I I've been said, a student of economics for अरे यार, six स्टूडेंट, years. तमाम स्टूडेंट दुनिया में, स्टूडेंट मत कहो, क्या स्टूडेंट ने तुमको क्या सिखाया गया? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक टीचर्स नो नथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, तो देयरफॉर यू नो नथिंग। स्टूडेंट हो गए हमने, हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक से इडियट्स निकले हैं लंदन स्कूल ऑफ कायदे इकोनॉमिक्स, आजम इनका यूनिवर्सिटी मुख्य मकसद। इस्लामाबाद. अरे कायदे आजम यार, यूनिवर्सिटी अब तुम करो इस्लामाबाद. अपनी तारीफ, अपना मुंह मिट्ठू बनना है बनो, मगर ये सबसे मैं इंप्रेस नहीं होता। देख, होल थिंग इज व्हाट यू हैव हियर। आई, द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स, none of these professors of Harvard, Yale or London School of Economics will be able to explain, because they don't know it. तमाम गधे भरे हुए हैं हार्वर्ड, येल और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनसे मैं इंप्रेस नहीं होता। what impresses me, what you have here. I was really a man with a legal background. I was a lawyer and then a judge. मगर मैंने इकोनॉमिक्स ऑल्दो फॉर्मली नहीं स्टडी किया, मगर मैंने इतनी डीप स्टडी करी इकोनॉमिक्स की कि ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन हार्वर्ड, येल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं जानते। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू वन इलस्ट्रेशन, एक सुन लीजिएगा। देखिए, ऐसा हुआ कि सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, यू वुड बी नोइंग, बट द रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सोवियत यूनियन स्टार्टेड इन 1928 with the adoption of the first 5 year plan. अच्छा, इस 5 year plan में जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई सोवियत लीडर ने, सी, the prices of commodities were fixed by the central government, and every 2 years they, they would reduce prices of commodities by 5 to 10%. Government fix करती थी prices of food, of clothes, of everything. तो हर 2 साल के बाद प्राइसेस गवर्नमेंट रिड्यूस करते थे by 5 to 10%. इससे क्या होता था? इससे people had more purchasing power. You see, the wages is relative to the price index. अगर आपको 1,000 रुपए मिल रहा है महीना, मगर प्राइसेस आधी हो जाए तो एक्चुअली आपको 2,000 मिल रहा है, और दो आउटवर्डली इट में आप कि वही 1,000 रुपए अभी भी मिल रहा है, बट इन फैक्ट that the value of that 1,000 become 2,000 because the prices have become half. आप समझे? तो by constantly, regularly reducing prices, they expanded the domestic market.
because people now had more real money, they could buy more goods. तो डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड करता गया, सिमिल्टेनियसली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तो जो गुड्स प्रोड्यूस हुए बाय द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, they could be sold in the domestic market. You see, you have to mainly depend on your domestic market if you want stability, because dependence on foreign markets is very precarious. भाई फॉरेन मार्केट कोई दूसरी पावर कैप्चर कर ले, या जिस कंट्री में आप गुड्स बेचते हैं वो कंट्री में रिसेशन आ जाए, दे मे बी अनेबल टू बाय योर गुड्स, so your factories will be closed. So 90%, 95% of your production must be sold in your domestic market. But it can be sold provided people have purchasing power. Problem in India, Pakistan, Bangladesh is that 90% people or 80% people are so poor, they have very little purchasing power. जो थोड़ा कमाते हैं वो दो रोटी खुद और अपनी फैमिली को खिलाते हैं, but they can't buy industrial goods and so on. So if you want to transform India into a modern industrial giant, you have to raise the purchasing power of the masses. So that, because there's no problem in increasing production. As I told you, we have got thousands of very bright engineers and scientists and technicians. आप किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, स्टील का, एल्यूमिनियम का, फूड का, किसी चीज का जितना भी चाहे बढ़ा सकते, मगर बिकेगा नहीं, because people are so poor, they don't have the purchasing power to buy, so it will become a glut. After all, you can't eat steel, you have to sell it. So the problem is how to raise purchasing power of the masses. I told you how it was raised in the Soviet Union, by controlling prices by the government and regularly every 2 years reducing it by 5 to 10%, thereby increasing the purchasing power of the people. So domestic market kept expanding. ये methodology broadly adopt हुआ था Soviet Union. I'm not saying you must adopt the same methodology. You can adopt any other methodology, but you have to find out a way how to raise the purchasing power of the masses. अभी इंडिया और पाकिस्तान के 80 to 85% लोग इतने गरीब हैं, और प्राइसेस इतनी हाई हैं, फूड प्राइसेस वगैरह आपको खबर मिलती होगी, कि जो जितना थोड़ा सा कमाते हैं वो इट इज ऑल स्पेंट, और 90% स्पेंट ऑन जस्ट बाइंग फूड, बिकॉज फूड इज एसेंशियल. तो वेरी लिटिल रिमेन्स टू बाय इंडस्ट्रियल गुड्स. तो आपकी इंडस्ट्री कैसे बढ़ सकती है unless you raise the purchasing power of the masses? This is a central issue. I have been telling people, तुम लोग आप कहते हैं इकोनॉमिक पढ़ा, ये आपको किसी प्रोफेसर ने बताई ये बात जो मैं अभी बता रहा हूँ? किसी ने आता ही नहीं है बताएंगे. They don't know कि सोवियत यूनियन में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. You see, at the time when सोवियत यूनियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, from 1928 onwards, rapid and 20% growth per year or something like that. उस टाइम 1929 में वॉल स्ट्रीट स्लम्प आया, क्रैश आया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया. तो वेस्टर्न अमेरिकन एंड यूरोपियन इंडस्ट्रीज, almost half of them closed down. 1/3 people lost their jobs. People, professors, PhDs roaming on the street like zombies. बुरा हाल था. उसी टाइम सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी and people were prospering. So I'm telling you, things which these professors in your America and London School of Economics don't know. They don't know how the industrialization, how the policy of regularly reducing prices. ये आपने किसी किताब में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ही नहीं किताब में. मैंने, क्योंकि मैं रियल पंडित हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में, फॉर्मल इकोनॉमिक्स एक दर्जा नहीं पढ़ा, मगर मैं रियल पंडित हूँ, तो मैंने खूब गहरी, बिकॉज आई रियलाइज, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे दुनिया में क्या हो रहा. ये सब चीजें मैंने बड़ी खोज के मैंने पाई, जो कि आपके PhDs इन हार्वर्ड ये नहीं जानते हैं. दे डोंट नो कि ये जो पॉलिसी अडॉप्ट करी सोवियत यूनियन ने of regularly reducing prices of commodities by 5 to 10% every 2 years or so, so that the domestic market expanded, people could buy more goods, and the goods were simultaneously you step up production, so that production can be absorbed in the domestic market. You don't have to rely on foreign market. ये मालूम ही नहीं है आपके प्रोफेसर इन हार्वर्ड. दुनिया इस वक्त स्पेशलाइजेशन की तरफ जा चुकी है. यहाँ पे यार एक सारा गधे कुछ भरे हुए हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. मुझे मत इंप्रेस करने की कोशिश करो.
आप अमेरिका में बैठे हैं, आप समझते हैं सारा विजडम अमेरिका ही में है, एक से एक इडियट बैठे हुए हैं। ये सब बातें जो, ये जो बात अभी बताई आपको कि जो व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड बाय द सोवियत गवर्नमेंट टू स्टेप अप प्रोडक्शन, ये नहीं मालूम इन लोगों को कि हर 2 साल के बाद प्रोडक्ट, आपने किसी किताब में पढ़ा कि सोवियत गवर्नमेंट एवरी 2 years would reduce prices of commodities by 5 to 10% so as to enlarge the domestic market? ये आपने है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको किसी किताब में। ये प्रोफेसर नहीं जानते हैं, बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं, टेन्योर है, लाइफ टेन्योर, जिंदगी भर तक प्रोफेसर बने जाएंगे, और गधे हैं, कुछ आता जाता है नहीं। तो ये मुझे मत इम्प्रेस करने की कोशिश करो। नहीं गोरी नहीं चमड़ी हो गई है, गोरी चमड़ी है तो तुम्हारा विजडम तुम्हारे खोपड़े में भरा हुआ है। ये सब मुझे नहीं इम्प्रेस। मैं पंडित हूँ, आई एम रियल पंडित, कश्मीरी पंडित हूँ मैं, और रियल पंडित हूँ मैं। नॉलेज के अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पंडित तो जवाहरलाल नेहरू भी थे। अरे जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित मेरे जैसे थे, बट आई ब्लेम हिम फॉर पार्टीशन, बिकॉज हालांकि जिन्ना साहब तो वही प्रेस करते जा रहे थे, मगर बाद में कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। So I regard these people also as criminals. गांधी एंड नेहरू जो whoever accepted partition they are, क्योंकि सोचो पार्टीशन में 10 लाख लोग ब्रूटली मर्डर हुए in the 1947, millions were displaced, कितना जुल्म हुआ, कितनी सफरिंग हुई, who was responsible? These people who accepted। वैसे तो अंग्रेज करवा रहे थे, मगर आप क्यों उनके एजेंट बन गए? तो आई ब्लेम नेहरू ऑल्सो, कि नेहरू जो, बल्कि एक मैंने फेसबुक पेज आप मेरा देख लीजिएगा, पोस्ट डाला है, मजरू सुल्तानपुरी बड़े फेमस उर्दू पोएट थे इंडिया के, तो बाद में फिल्म में भी लिखते थे। तो ही वाज बोर्न इन 1919, तो ही डाइड इन 2000। तो व्हेन ही वाज 30 ईयर ओल्ड इन 1949, उन्होंने एक पोएम लिख दी। और देखिए हम आपको सुनाते हैं, एक सेकेंड होल्ड ऑन, मैं अपना कंप्यूटर जो है, रुकिए रुकिए, मुझे मुझे बताएं, मैं फेसबुक पे, मैं मैं सर्च करता हूँ मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तान बड़ा फेमस उर्दू पोएट है, इंडिया का था। जी जी, कौन सी पोएम है इनकी, मुझे बताएं जरा। यही यही मैं सुना रहा हूँ, ये आई एम कमिंग ऑन माय फेसबुक पेज ऑन माय कंप्यूटर। हाँ हमारे बाद सुनिए, अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनिए। मन में जहर, ये नेहरू पे अटैक है 1949 में। मन में जहर डॉलर के बसा है, फिरती है भारत की अहिंसा, खादी के केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने न पाए, अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए, ये भी कोई हिटलर का है चेला, ये नेहरू के अगेंस्ट कह रहा, ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार दो साथ जाने न पाए, मार मार दो साथ जाने न पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने न पाए। अच्छा, ये बिकॉज यू सी इन 1949 नेहरू डिसाइडेड टू जॉइन द कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जबकि इंडिया इंडिपेंडेंट 47 में हो गया था। पीछे तो होके इससे बैठ बड़े जाए। नाराज हुए मजरू साहब को, कहा मार दो साले को। तो ये लिखा तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, 2 साल जेल भेज दिया। ही वाज केप्ट इन 2 years for 2 years in jail for writing this poem। आप देख लीजिएगा फेसबुक पेज पे। सर आपने मेरी पोइट्री तो पढ़ी नहीं, कौन सी? जो मैंने आपको भेजी थी। यार अभी पढ़ नहीं पाए, सॉरी, आई विल रीड इट। सर ये देखें, ये तो थोड़ा सा apologize, I will read it, bear with me। मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि हम, वैसे नेहरू मॉडर्न माइंडेड थे, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ थोड़ा सा किया इंडिया का, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, ये सब तो था। बट व्हाई डिड ही अग्री टू पार्टीशन? I regard all those who agreed to partition, whether Jinnah or whether Gandhi or Nehru, all those I regard as criminals, because it is the greatest tragedy for India for 5,000 years। 5,000 साल का हमारा मुल्क है, मगर उसका पार्टीशन कर देना ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हुई है हमारे कंट्री चलें के चलें लिए। सर, थैंक यू। सेकंड सेकंड ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी फॉर इंडिया वाज द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। मैंने इस पे आर्टिकल लिखे, मुझ पे बड़ा तनकीद हुई है भाई,
बहुत बड़ा क्रिटिक, मगर मैंने कहा ये दो बड़ी ट्रेजेडी, एक तो पार्टीशन ऑफ इंडिया और दूसरा डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, क्योंकि इससे पूरा कम्युनल पैशन इन्फ्लेम हो गया। ये कह के कि राम यहीं पैदा, अरे भाई कहते हैं राम was born 10,000 years ago. How can you say somebody was born in this particular spot 10,000 years ago? अरे हमारे हमारे दादा कहाँ पैदा हुए मुझे वही नहीं मालूम। तो मेरे ancestor, assuming he was a real figure, not a mythological figure, मगर 10,000 साल में कौन कह सकता है कौन कहाँ पे, मगर वो कहा कि बाबरी मस्जिद जहाँ है वहीं पैदा हुए थे, तो उसको तोड़ो और मंदिर बनाओ। तो पूरे धड़धड़ा के वोट पड़ गए, जीत गए। तो समझे मंदिर आप ढा पूरा। दे मस्जिद ढा दे, है? मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे। देखिए मैं आई एम एन एथियस्ट, मैं एथियस्ट हूँ, मैं ना भगवान ना अल्लाह ये सब कुछ नहीं मानता हूँ। आई बिलीव इन साइंस, आई बिलीव दैट द ट्रूथ लाइज इन साइंस, ऑन ऑल रिलीजन आर सुपरस्टिशन। Science does not have all the answers, आई एम sir. अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इसको जो बिलीव करना है जरूर बिलीव करे, आई विल सपोर्ट दैट, बट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। Chale, chale. Thank you, sir. I think we have had a good discussion for today. We'll continue this discourse in the future. I hope that हम इसको जो developed world and underdeveloped world and developed world controlling the underdeveloped world वाला जो framework है उससे थोड़ा सा expand करके और भी fundamental reasons पे जाएं और उस तरह इस हम आगे लेके चलें, तो that would be a lot of better. आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, एज आई Yes, सेड sir. I पॉलिटिक्स will. I will. डिफरेंशियल I will. I will. इकोनॉमिक्स। ये मत स्टॉप बोस्टिंग दैट आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यू लर्न नथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। जो मैंने बातें बताई आपको, यानी प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड येल नहीं जानते हैं साहब। आपको आपके प्रोफेसर हार्वर्ड येल का था, कहाँ पढ़े आप? मैं कहाँ पे कायदे कायदे आजम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में पढ़े इस्लामाबाद। होंगे, पाकिस्तान में पढ़े होंगे। अरे तुम हार्वर्ड येल में पढ़ते फिर भी नहीं, क्योंकि वहां के प्रोफेसर को नहीं मालूम। हम्म। जो बातें मैं आई अभी, ये जी। क्योंकि ये किताबों में नहीं है, ये मैंने किसी तरीके से खोज, क्योंकि आई एम रियल पंडित सर्चर फॉर नॉलेज, ढूंढते 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 किसी कहीं किताब में फटी किताब कहीं मुझे मिल गया, डेटा मिला, तब मैंने इस पे सोचा और फिर मैंने कहा ये सब ये तो जैसे विदाउट रेजिंग द परचेसिंग पावर ऑफ द मैसेज आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इंक्रीज प्रोडक्शन है वो बिकेगा कहाँ? जी। Problem is not of increasing production, problem is sales. How will it sell when people don't have purchasing power? ये ये सब राइट। चीजें आप, अरे साहब आप आइंदा मुझसे कभी मत कहिएगा कि आपने इकोनॉमिक पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पढ़ा आपने। यू हैव रेड ओके सर। गोबर, ओके। गोबर गोबर है आपके खोपड़े में अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। आपने आखिर में मुझे गोबर कह दिया, मेरे खोपड़े को गोबर कह दिया। अब मैं यहाँ से आगे क्या के बात बारे करूँ? में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में गोबर भरा है। ठीक है आई एम सर। नॉट सेइंग अब अदर थिंग्स। अब है गोबर तो क्या करें? आई एम ट्राइंग टू रिमूव दैट काउ डंग एंड रिप्लेस इट विद ब्रेन, which I'm sure but you are much younger to me, to bear with me with what an old, जैसे आई आपके एम कोई सर, आई एम, आई ग्रैंडफादर एम। आपको डांट दी, अरे भाई मैं आपके दादा का उम्र का हूँ, बाप का नहीं दादा का, तो दादा डांट दे तो बच्चे को बुरा नहीं मानना चाहिए, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझ में नहीं बहुत सर। खामियां हैं, नहीं मेनी नहीं। डिफेक्ट, आई लूज माई टेम्पर बिकॉज आई कांट स्टैंड नॉनसेंस। उस वजह से बट आई शुड स्टैंड, बट है मुझ में डिफेक्ट। तो भाई यू फॉरगिव मी फॉर माय फॉल्ट्स, आई हैव मेनी फॉल्ट्स इन मी। सर हमारे आई मीन दिमाग में अगर गोबर है तो कोई बात नहीं, हमारे दिल बहुत बड़े हैं सर, हम फॉरगिव कर देते हैं। हैव अ गुड डे सर, हैव अ गुड डे।